अस्सलामुअलैकुम। आज हम CF604 का लेक्चर नंबर 24 पढ़ेंगे। सीमाफोर्स। हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में सीमाफोर्स को डिस्कस कर ली है। अब हम इसकी टाइप्स पढ़ेंगे। सीमाफोर दो तरह के होते हैं, काउंटिंग सीमाफोर्स और बाइनरी सीमाफोर्स। जो काउंटिंग सीमाफोर्स होते हैं उनकी इंटीजर वैल्यू -इन्फिनिटी से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी तक होती है, और जो बाइनरी सीमाफोर्स होते हैं उनकी वैल्यू 0 और 1 होती है। Let S be a counting semaphore. To implement it in terms of binary semaphores, we need the following data structure. Binary semaphore जो S1 है उसको हम S1 से डिनोट कर देंगे, और डिनोट नहीं करना, इनिशियलाइज कर देंगे, और S2 को 0 से इनिशियलाइज कर देंगे, और एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल लेंगे जिसका नाम हमने रखा C, और C को इनिशियलाइज कर देंगे काउंटिंग सीमाफोर S की इनिशियल वैल्यू से। और हमें पता है कि जो काउंटिंग सीमाफोर होता है उसकी इनिशियल वैल्यू -इन्फिनिटी से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी तक हो सकती है। अच्छा, अब इसमें कोड में कह रहे हैं कि सबसे पहले जो S1 होगा वो वेट करेगा, और उसके बाद C जो है, जो काउंटिंग सीमाफोर है, एक वेरिएबल है इंटीजर टाइप का, और इसको इनिशियलाइज किया गया काउंटिंग सीमाफोर S की इनिशियल वैल्यू से। इसकी कंडीशन चेक करेंगे फिर। अगर C लेस देन हुआ 0 से तो फिर S1 को रिलीज कर दिया जाएगा, और फिर साथ में S2 को वेट करवाया जाएगा। और अगर ये C लेस देन 0 से 0 नहीं हुआ, मीन्स ये कंडीशन फॉल्स हो गई, तो फिर हम S1 को रिलीज कर देंगे। द सिग्नल ऑपरेशन ऑन द काउंटिंग सीमाफोर S कैन बी इम्प्लीमेंटेड एज फॉलोज। यहाँ पे हम क्या करेंगे, S1 को वेट करवाएंगे, और फिर C को इंक्रीज करेंगे। C की वैल्यू इंक्रीज कर देंगे 1 से। फिर हम C की कंडीशन चेक करेंगे, देखेंगे कि अगर C लेस देन इक्वल टू 0 है तो हम S2 को रिलीज करवा देंगे, ठीक है। और अगर ये कंडीशन हमारी ट्रू नहीं होती, फॉल्स हो जाती है, तो फिर हम S1 को रिलीज करेंगे। Classical problems of synchronization. There are three classical problems of synchronization. These are bounded buffer problem, readers and writer problem, dining philosophers problem. अच्छा, जो अब बाउंडेड बफर प्रॉब्लम होती है, इसको हम कंज्यूमर और प्रोड्यूसर प्रॉब्लम भी का नाम भी देते हैं। अच्छा, इसमें जो बाउंडेड बफर प्रॉब्लम है, इसमें होता क्या है, इसमें दो प्रोसेसेस होते हैं, एक को कहते हैं प्रोड्यूसर और दूसरे को कहते हैं कंज्यूमर। प्रोड्यूसर जो होता है आइटम्स को प्रोड्यूस करता है और बफर में ऐड करता जाता है, और कंज्यूमर जो होता है वो जो प्रोड्यूसर ने आइटम्स को प्रोड्यूस की होती हैं वो बफर से लेके तो उनको कंज्यूम करता जाता है। The solution presented in this section assumes that the pools consist of n buffers. अब ये assume करते हैं कि जो pools हैं, दोनों pools n buffers को n buffers रखते हैं, is capable of holding one item, और जो हर जो बफर है वो बस एक आइटम को होल्ड कर सकता है। The mutex semaphore provides mutual exclusion for access to the buffer pool and is initialized to the value 1. The empty and full semaphores count the number of empty and full buffers respectively, ठीक है। The semaphore empty is initialized to the value n, क्योंकि हमें पता है कि जो empty pool है उसके अंदर अभी कोई भी आइटम नहीं है, किसी भी बफर ने कोई भी आइटम होल्ड नहीं की, इसलिए हम इसको n से इनिशियलाइज कर देंगे। The semaphore full is initialized to the value 0. The code for the producer is as follows. क्या होगा कि एक प्रोड्यूसर एक आइटम को प्रोड्यूस करेगा और उसको नेक्स्ट p एक वेरिएबल है उसमें ऐड कर देगा, ठीक है। और फिर उसको नेक्स्ट p जो वेरिएबल है इसको बफर में स्टोर करने से पहले एम्प्टी जो सीमाफोर है उसको वेट करवाएगा, और बाद में म्यूटेक्स को वेट करवाएगा। म्यूटेक्स को वेट इसलिए करवाएगा क्योंकि ये चाहता है कि मैं म्यूचुअल एक्सक्लूसिवनेस को एक्सेस कर सकूं। उसके बाद ये बफर में नेक्स्ट पी वेरिएबल को ऐड कर देता है। नेक्स्ट पी वेरिएबल को ऐड करने के बाद म्यूटेक्स को रिलीज करवा देता है, और फुल को भी रिलीज करवा देता है। एंड दैट फॉर द कंज्यूमर इज एज फॉलोज। अच्छा, कंज्यूमर क्या करता है,
फुल को जो फुल सीमाफोर है उसको वेट करवाता है चेक करने के लिए कि जो हमारा पूल है उसके अंदर कोई आइटम है कि नहीं, सॉरी कोई बफर है कि नहीं, और फिर म्यूटेक्स को वेट करवाता है इसलिए ताकि वो म्यूचुअल एक्सक्लूसिवनेस को एक्सेस कर सके। उसके बाद वो ये दोनों ऑपरेशन करने के बाद आइटम को रिमूव करवा देता है, और आइटम रिमूव करवाने के बाद म्यूटेक्स को भी रिलीज कर देता है और एम्प्टी को भी रिलीज कर देता है। अगली प्रॉब्लम है रीडर्स राइटर्स प्रॉब्लम। अब रीडर्स राइटर प्रॉब्लम में क्या होता है, ए डाटा ऑब्जेक्ट इज टू बी शेयर्ड among several concurrent processes. Some of these processes called readers may want only to read the content of the shared object, whereas others called writers may want to update the shared object. अब लेट्स सपोज कि हमारे पास एक डेटाबेस है, ठीक है, और उसमें कुछ रीडर्स हैं और कुछ राइटर्स हैं, सॉरी कुछ रीडर्स हैं और कुछ राइटर्स हैं जो डेटाबेस को एक्सेस करना चाहते हैं। अब जो राइटर्स हैं वो डेटाबेस को क्यों एक्सेस करेंगे, इसलिए क्योंकि वो चाहते हैं कि वो डेटाबेस को अपडेट कर सकें, और जो रीडर्स हैं वो डेटाबेस को रीड करने के लिए एक्सेस करेंगे। Obviously, if two readers access the data simultaneously, no adverse effect will result. However, if a writer and some other process access the shared object simultaneously, chaos may ensue. ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि अगर तो दो रीडर्स आ जाएं जो और वो दोनों डेटाबेस को रीड करना चाहें एट अ टाइम, ठीक है, तो साइमल्टेनियसली अगर डेटाबेस को रीड कर लें तो कोई इशू क्रिएट नहीं होता। लेकिन अगर दो राइटर्स आ जाएं या एक राइटर और एक रीडर आ जाए तो जो डेटाबेस को एक्सेस करना चाहते हो तो वहाँ पे फिर एक इशू क्रिएट होता है। अब इस तरह हाँ, इसमें अब दो प्रॉब्लम्स अगर हो सकती हैं, एक को कहते हैं फर्स्ट रीडर राइटर प्रॉब्लम और दूसरी को कहते हैं सेकंड रीडर राइटर प्रॉब्लम। अब जो फर्स्ट रीडर राइटर प्रॉब्लम होती है, रिक्वायर्स दैट नो रीडर विल बी केप्ट वेटिंग अनलेस अ राइटर हैज ऑलरेडी obtained permission to use the shared object. In other words, no reader should wait for other readers to finish simply because a writer is waiting. ठीक है, the second reader writer problem requires that once a writer is ready, that writer performs its right as soon as possible. In other words, if a writer is waiting to access the object, no new readers may start reading. ठीक है, और इस सिचुएशन में क्या होगा, स्टारवेशन प्रॉब्लम अगर हो सकती है। ठीक है, फर्स्ट केस में क्या होगा, या तो सॉरी फर्स्ट केस में जो राइटर होगा वो स्टार में होगा और सेकंड केस में रीडर स्टार में होगा। ठीक है, for this reason other variants of the problem have been proposed in this section. ठीक है, अच्छा, in the solution to the first readers writer problem, process shared the following data structure. अब सीमाफोर, म्यूटेक्स और WRT ये एक शेयर्ड, ये दोनों शेयर्ड प्रोसेस सॉरी वेरिएबल्स हैं। इंट रीड काउंट, अब जो इंट रीड काउंट है ये क्या करेगा, ये रीडर्स की तादाद को काउंट करेगा। ठीक है, इसलिए हम जो रीडर होता है उसको हम 0 से इनिशियलाइज कर देंगे रीड काउंट को, और म्यूटेक्स और WRT को हम 1 से इनिशियलाइज कर देंगे। म्यूटेक्स को हमेशा हम 1 से इनिशियलाइज करते हैं क्योंकि हम चाहते हैं, ये म्यूटेक्स इसलिए यूज़ करते हैं ताकि म्यूचुअल एक्सक्लूसिवनेस को एक्सेस कर सकें। The semaphore WRT is common to both the reader and writer process. अच्छा, ये सारी इसकी एक्सप्लेनेशन दी गई, मैं आपको एक और बता देती हूँ। ठीक है, अच्छा, the codes for readers and writer process are shown below. लेट्स सपोज के रीडर आता है डेटाबेस को रीड करने के लिए, तो वो क्या करता है, म्यूटेक्स को पहले ब्लॉक कर देता है ताकि वो म्यूचुअल एक्सक्लूसिवनेस को एक्सेस कर सके। उसके बाद जो रीड काउंट वेरिएबल होता है वो इंक्रीमेंट होता है, और फिर कंडीशन चेक होती है कि जो क्रिटिकल सेक्शन है उसके अंदर जो रीडर एंटर हुआ क्या वो फर्स्ट वाले रीडर है, सॉरी रीडर है। अगर वो फर्स्ट रीडर होगा तो फिर वो क्या किया जाएगा, वो फर्स्ट रीडर होगा तो वो WRT को ब्लॉक कर देगा ताकि कोई भी राइटर या रीडर आके
उसको एक्सेस ना कर सके, सॉरी रीडर आके एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि एक डाटाबेस को एट अ टाइम दो या दो से ज़्यादा रीडर्स भी रीड कर सकते हैं, लेकिन राइटर नहीं एक्सेस कर सकता, ठीक है। और उसके बाद वो सिग्नल को सॉरी म्यूटेक्स को रिलीज कर देता है, और अपना काम ख़त्म करने के बाद जब वो चला जाता है क्रिटिकल सेक्शन से, तो फिर रीड काउंट डिक्रीज़ होता है, और फिर उसकी जो कंडीशन होती है वो चेक होती है। कंडीशन में क्या होता है, देखा जाता है कि अभी-अभी जो क्रिटिकल सेक्शन में से रीडर गया है, क्या वो आखिरी रीडर था? अगर तो वो आखिरी रीडर था, तो फिर वो क्या करेगा, डब्ल्यूआरटी सिग्नल को सॉरी डब्ल्यूआरटी को रिलीज़ कर देगा, ताकि कोई और अगर बाहर वेटिंग पे कोई रीडर या राइटर बैठा हुआ है, तो वो आके अपना काम स्टार्ट कर सके। लेट्स सपोज के रीडर के जाने के बाद कोई राइटर आता है, तो राइटर क्या करता है, वो डब्ल्यूआरटी को ब्लॉक कर देता है, ताकि कोई और राइटर आके डाटाबेस को अपडेट ना कर सके। फिर राइटर अपना काम ख़त्म करता है। काम ख़त्म करने के बाद जब वो लीव करने लगता है, तो वो डब्ल्यूआरटी को रिलीज़ करवा देता है, ताकि बाकी जो रीडर्स और राइटर्स हैं वो आके अपना काम स्टार्ट कर सकें। नेक्स्ट प्रॉब्लम है डाइनिंग philosophers problem. Consider five philosophers who spend their lives thinking and eating as shown in the following diagram. अब 5 philosophers हैं जिनका काम बस सोचना और फिर खाना है। The philosophers share a common circular table surrounded by 5 chairs, each belonging to one philosopher. In the center of the table is a bowl of rice and the table is led विद 5 सिंगल चॉपस्टिक्स, ठीक है। ये इसमें ये जो पिक्चर है इसमें सारा एक्सप्लेन कर दिया गया कि यहाँ पे ये एक टेबल है, और इसके चारों तरफ चेयर्स रखी गई हैं, और हर चेयर के ऊपर एक फिलोसफर बैठा हुआ है, और हर फिलोसफर की लेफ्ट और राइट साइड पे एक एक चॉपस्टिक पड़ी हुई हैं। When a philosopher thinks, she does not interact with her colleagues. From time to time, a philosopher gets hungry and tries to pick up the uh, two chopsticks that are closest to her. अच्छा, अब फिलोसफर क्या करेगा, थिंक करेगा, थिंकिंग के बाद उसको लग जाती है भूख, और वो ईटिंग के लिए उसको चॉपस्टिक्स चाहिए होती हैं दो, ठीक है। तो खाना खाने के लिए चॉपस्टिक्स लेगा, उसके लिए वो सबसे पहले अपनी राइट हैंड साइड पे जो चॉपस्टिक पड़ी होगी उसको पिक करेगा, और फिर लेफ्ट हैंड साइड पे जो स्टिक है उसको पिक करने के बाद खाना स्टार्ट कर देगा। खाने के बाद वो खाना ख़त्म करने के बाद वो चॉपस्टिक्स को रख देगा, और रखने के बाद फिर दोबारा थिंकिंग स्टार्ट कर देगा। The dining philosopher's problem is considered to be a classic synchronization problem because it is an example of a large class of concurrency control problem. It is a simple representation of the need to allocate several resources among several processes in a deadlock and starvation free manner. One simple solution is to represent each chopstick by a semaphore. A philosopher tries to grab the chopstick by executing a weight operation on that semaphore. She releases her chopstick by executing the signal operation on the appropriate semaphores. अच्छा, इसमें क्या होता है कि अगर कोई फिलोसफर खाना चाहता है, और उसको चॉपस्टिक ग्रैब करनी पड़ेगी, ठीक है। तो चॉपस्टिक कब ग्रैब करेगा, कैसे ग्रैब करेगा, एक वेट ऑपरेशन से, ठीक है। वेट ऑपरेशन से चॉपस्टिक को पकड़ेगा, और फिर बाद में इसको खाना स्टार्ट कर देगा। खाना खत्म करने के बाद वो एक सिग्नल को रिलीज कर देगा, ठीक है। सिग्नल ऑपरेशन के थ्रू वो चॉपस्टिक्स को रख देगा। अब यहाँ पे देखें, हमने एक चॉपस्टिक्स ली हैं 5, और उनको इनिशियलाइज कर दिया है 1 से। तो एक फिलोसफर आता है, उसको भूख लगती है, तो वो अपनी जो राइट हैंड साइड पे चॉपस्टिक है उसको पिक करता है, और राइट हैंड साइड पे जो चॉपस्टिक है उसको पिक करने के बाद लेफ्ट वाली चॉपस्टिक को पिक करता है। और यहाँ पे एक कंडीशन पहले चेक होती है कि i+1, फर्ज करो कि चॉपस्टिक जो आई है इसकी वैल्यू है 1, 1+1 मॉड्यूल 5, ठीक है। तो 2 2s are 4, और बाकी बचता है हमारे पास 1। तो अगर 1 बचेगा तो क्या करेगा, फिलोसफर खाना स्टार्ट कर देगा। खाने के बाद वो चॉपस्टिक जो उसके राइट हैंड साइड पे है उसको रिलीज करेगा,
और फिर लेफ्ट वाली को रिलीज़ करेगा और थिंकिंग स्टार्ट कर देगा, और जो उसका नेबर फिलोसोफर होगा वो आएगा, थिंकिंग के बाद वो आएगा, और इसी तरह जिस तरह पहले फिलोसोफर ने जो सारा ऑपरेशन किया, इसी तरह वो भी ये सेम ऑपरेशन करके खाना खाएगा, और खाना खाने के बाद सिग्नल्स को सॉरी चॉपस्टिक्स को रिलीज़ कर देगा। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, और इस ये जो डाइनिंग फिलोसोफर प्रॉब्लम है, आज हमने इसको डिस्कस किया है, और अगले लेक्चर में इंशाल्लाह हम इसका सॉल्यूशन भी देखेंगे।